डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पढ़ लिया जाए में बहुत ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैथ के स्टैंडर्ड पेपर का पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं इस चैनल में एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। इसमें सैम्पल पेपर, क्वेश्चन, ट्यूटोरियल और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐड करने की कोशिश करता रहता हूं, जिससे आप बच्चों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए और थोड़ा अच्छे आपको मार्क्स मिल जाए। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इसी तरह के वीडियो कंटेंट को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसे कहा गया है कि ए बी एक लाइन है और एक्स वाई एक लाइन है। इसको सी ने कितने रेशियो में काटी है, किस रेशियो में काटी है। देखिए, हमसे पूछा गया है क्या, सी डिवाइड्स ए बी, सी डिवाइड्स ए बी। इट मीन्स देखिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमें स्टार्ट करना होगा ए से बी की तरफ। मेरा ए पॉइंट इधर है और मेरा बी पॉइंट इधर है। तो अगर हमने पहले देखते हैं कि ए के अंदर कितने डिवीजन होके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ए इज टू बी हमें चाहिए 8। सी इधर देखिए, यहाँ पे कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5। अगर दो लाइन आपस में किस पॉइंट बिंदु पे मिल रही है, किस कह सकते हैं किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये ए बी लाइन को सी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। बाय लॉ ये डिवाइड होगा किसमें, ए से बी की तरफ जा रहा है, इसलिए होगा रेशियो 8:5। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास 12 नंबर सम्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें गिवन डेटा क्या दिया गया है। 12 में गिवन डेटा दिया गया है हमें, साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1 और ए की वैल्यू क्या दी गई है, 30 डिग्री। एंड बी इज एन एक्यूट एंगल। बी क्या है, एक एक्यूट एंगल। इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे गिवन डेटा साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। ए की जगह पे क्या दिया गया, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। अगर हम रेशियो एंगल की वैल्यू डालें तो साइन 30 का वैल्यू देख सकते हैं आप, 1/2 होगा। सो अगर इसे उस पार भेज दिया जाए, cos b is equals to 1 minus 1/2, 2 minus 1 cos b। cos b is equals to 1/2। अब हमें देखना है कि उस टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में, एंगल्स के टेबल में cos के किस वैल्यू में 1/2 वैल्यू आती है। हम लिख सकते हैं cos b cos 60 डिग्री। अब देख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग वी फाउंड, बाय कंपेयरिंग बी की, देखिए यहाँ पे cos b है, ये cos 60 है, इसलिए दोनों का अगर आपस में कंपेयर करें तो बी की जगह पे कितना हो सकता है, 60 डिग्री। सो रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारे पास 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन, x प्लस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब भी किसी की वैल्यू बड़ी से टर्म में आए तो उसे आप ब्रैकेट में दिखाएं।
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों टर्म से अगर हम 2 कॉमन बाहर निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बाय फॉर्मूला वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। सो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1। ये बाय फॉर्मूला हम लिखा मैंने, बाय फॉर्मूला 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, यानी सम्स की रिक्वायर्ड आंसर क्या होगी? x प्लस वाई की 3। नंबर क्या दिया है 14 में, देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर 42 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है। एक सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल जिसकी डायमीटर की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ? ए बी। सेंटर क्या मान लिया गया? ओ। तो डायमीटर की वैल्यू क्या दी गई है? 42 सेंटीमीटर। और कहा गया है एक आर्क है जो इसके ऊपर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सपोज मेरा एक आर्क है, इसका नाम है क्या? सी बी। सी बी, ये आर्क इसके साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? हमें क्या चाहिए? फाइंड सी बी आर्क की लेंथ चाहिए। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, वी नो दैट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। किसी भी आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा क्या है? हमारा एंगल है 60 डिग्री, 360 2 पाई के जगह पे 22/7। रेडियस की वैल्यू क्या होगी? डायमीटर में दिया हुआ है, डायमीटर में क्या दिया गया था? अपेरेंटली निकाल लेते हैं। डायमीटर 42 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल्स टू d by 2, 42/2, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। 0 0 6 1 ज़ा 6 6 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 22 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन में पढ़ा है, एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर और हाइट 16 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर स्फेयर बनाए गए। टोटल कितने स्फेयर बनाए गए? 12 छोटे छोटे स्फेयर बनाए गए। हमसे पूछा गया कि बताइए कि इसका डायमीटर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक तरह की बात याद रखनी चाहिए कि अगर इसे मेल्ट करके, अगर हमें इसे गलाकर यानी मेल्ट करके स्फेयर बनाया गया, तो इसके अंदर जितना अमाउंट होगा मेटल का, उतना ही अमाउंट 12 के स्फेयर को मिला के हमें मिलेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम। हमें गिवन डेटा के हिसाब से, देखिए मैंने गिवन ऑलरेडी लिख के रखा है। रेडियस क्या मिलेगा? डायमीटर बाई 2, 2 by 2, 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 1 स्क्वायर एच की जगह पे क्या लिखेंगे? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मेटल हुआ? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं इसके बारे में। लेट रेडियस ऑफ स्फेयर आर सेंटीमीटर। So volume of one sphere, volume of one sphere, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारा। वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया, 4/3 पाई 1 नहीं, मुझे तो वैल्यू पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या होगी। आर क्यू जो था वही वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो थी यही वैल्यू हमारी होगी। अब हमें कितने स्फेयर बनाए गए हैं? टोटल 12 स्फेयर बनाए गए। सो वॉल्यूम ऑफ
12 स्फेयर ऑल टुगेदर कितना हुआ 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 48 या आप इसे कैलकुलेट करें इस तरह से 16 पाई आर क्यूब। हमें जैसे कि पता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मैं थर्ड पार्ट इधर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वॉल्यूम इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेयर। तो मैं लिख सकता हूँ 16 पाई इज इक्वल्स टू 16 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो हमें आर क्यूब के वैल्यू कितनी मिली है 1। इसके जगह पे 1 क्यूब लिख सकते हैं। बाय कंपेयरिंग आर की वैल्यू क्या मिली मुझे 1 सेंटीमीटर। सो डायामीटर 2 इंटू आर 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। सो एक स्फेयर की डायमीटर जो होगी वो 2 सेंटीमीटर के होगी। नंबर सवाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें कहा क्या गया, कहा गया है फाइंड अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यानी अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंकें, 2 डाइस हाथों में रखे अगर एक साथ फेंक दिया गया, क्या चांसेस है कि वो हमें डबलेट मिलेंगे। डबलेट कहने का मतलब हुआ इसके अंदर जो डिजिट दिख रहा है इसके अंदर भी वही डिजिट मुझे दिखेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी देखिए टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। इसके पास 6 सरफेसेस होते हैं, इसके पास 6 सरफेसेस होते हैं, टोटल हो गए 12 सरफेसेस। यानी टोटल आउटकम मेरे लिए कितना है 12। फिर मतलब कंडीशंस मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, 2 डबलेट चाहिए, 1 डबलेट चाहिए हमें, यानी दोनों 2 वैल्यूज इसके अंदर सेम, इसकी वैल्यू इसकी एक वैल्यू इसकी, तो टोटल हो गया क्या 1/, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है हमारा 16 का, और स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 कार्ड्स के अंदर अगर शफल करके निकाला जाए तो 2 हमें कार्ड में दोनों ही ब्लैक क्वीन मिलेगी। तो हमें टोटल देखना पड़ेगा कि टोटल कितनी क्वीन होती है, 4 क्वीन होती हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन टोटल कितने हो गए 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शन हैं, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/26 ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। हमने सेक्शन 1 के सारे सवाल कर लिए हैं, अब आते हैं सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 से स्टार्ट होता है केस स्टडी, ये नई ऐड की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ कंडीशन या कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ के सवाल सॉल्व करना है। अगर मेरी बात अगर मानते हैं आप, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप डायग्राम में डेटा खोजें, उसके बाद सॉल्व करने जाएं, तब बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ये देखिए 17 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको एक डायग्राम के बेस के ऊपर आपको 5 सवाल दिए हैं जिसमें कुछ 4 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ज्वाइनिंग जे की कोऑर्डिनेट दे दी गई है 6,17 और आई की कोऑर्डिनेट दे दी गई है 9,16। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। देखिए इसके लिए हमें डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेट पी बी द मिड पॉइंट। मान लेते हैं कि एक लाइन है, इस जगह पे जे पॉइंट है और इस जगह पे क्या है आई पॉइंट है। हमें इसका मिड पॉइंट क्या माना गया है पी, तो पी का भी तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब हम लोग वो निकाल देते हैं, पी की एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 9/2, 15/2। p y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2/2, 17 प्लस 16/2।
अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 33/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कमा वाई 15/2 कमा 33/2 रिक्वायर्ड आंसर। देखिए ये आपके किस ऑप्शन में थी, ये आपके थी क्वेश्चन नंबर, ये आपके हो गई 3। सो 3 हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में आपने देखा होगा ये जो आपके स्क्रीन पे है, इसे थोड़ा जूम करके मैंने डाला है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। का बी कहा गया है कि पी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पी पॉइंट को, आप इधर से काउंट करें, बॉक्सेस बनी हुई हैं आपके पास। अगर इस तरह आप काउंट करते हैं तो क्या दिखता है 1 2 3 4। आप फिगर में देख पा रहे होंगे ग्राफ पेपर में कि चौथे नंबर पे आपको पी पॉइंट दिख रहा है और वाई एक्सिस से आपकी डिस्टेंस पूछी गई है। तो 1 2 3 एंड 4 यूनिट, क्या कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 1, बी का 1। अब है क्वेश्चन नंबर 17 का डी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में आपको फिगर को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी 1:3। यानी कहा गया है एक लाइन है ए और बी, उसके ऊपर डिवाइड करने वाली एक पॉइंट मान लेते हैं पी है, जो उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 1:3। हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के पहले हमें एक्स ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप उसमें ध्यान से देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह काउंट करने जाएं इस तरह, ए पॉइंट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसे एक डिजिट, ये मेरा एक्स एक्सिस में 1 यूनिट, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह आप काउंट करके जाते हैं तो आप इसके वैल्यू देख पाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट होगा 1,8 और बी का आप कोऑर्डिनेट जब देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा बी का 5, पॉज करना है। बी का कोऑर्डिनेट देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा 5,10। हमें पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए जो इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको ग्राफ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो पी की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है वैल्यू इसकी, रेशियो में हमें पता ही होगा 1:5 + 3:1 बाय सम ऑफ रेशियो 5 + 3। मैंने सेक्शन फार्मूला का उपयोग किया यहाँ पे, वैल्यू आ गई क्या 2। पी की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 1:10 + 3:8 बाय सम ऑफ रेशियो 10 + 24/4। सो 34/4 5। So coordinate of P x, y that divide AB in 1:3 ratio is x2, so 2.0, 8.5। आप अगर इसे 2 लिखते हैं तब भी आपकी राइट है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर और ये आपका वैल्यू है आपका ऑप्शन नंबर 4। 17 के ई सम्स में क्या दी गई, ई नंबर क्वेश्चन में आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमें 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है क्यू और एस, दोनों की वैल्यूज दे दी गई है। कहा गया है कि एक पॉइंट बताओ जो इन दोनों के मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट में डाल के तो या फिर फिगर में आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाई की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू क्या है सेम है। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में है जो कि वाई एक्सिस से सीधी रेखा पे 8 पे 9, ये हो गया 17,8। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। सो इसकी मिडिल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं 9 + 17/2 26/2। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 13। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट
सपोज पी एक्स कॉमा वाई विल बी एक्स इक्वल टू 13 और तो सेमी हाइट पे वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है कि कौन से ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा, पहले में डाल के वैल्यू डालते हैं। तो क्या कहा गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अगर मैं x में 13 डाल दूँ y में 8 21, पहली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है। सेकेंड ऑप्शन में डाल के देखते हैं वैल्यू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x के जगह पर अगर मैं 13 डाल दूँ, इसकी वैल्यू जो 13 डाल दूँ 0, तो देखिए यहाँ पे LHS ने RHS को सेटिस्फाई कर दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा ई का आपका ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन केस 2 क्या कहा गया, अगर आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख ही पा रहे हैं। कहा गया है कि अगर एक मॉडल और एक रियल बोट में जो रेशियो है वैल्यूज़ है चीज़ों की, वो क्या है 1:4। मॉडल और रियल बोट 1:4। गिवन डेटा में और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ मॉडल 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर, यानी विड्थ ऑफ रियल बोट कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है विड्थ स्केल ऑफ मॉडल, विड्थ ऑफ मॉडल। अच्छा सॉल्यूशन देखिए इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग को गिवन डेटा के हिसाब से मॉडल और रियल बोट में रेशियो का कितना का डिफरेंस है 1:4। लेट मॉडल की वैल्यू है 1x, सो रियल बोट की वैल्यू हो जाएगी 4x। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रियल बोट की वैल्यू क्या है, रियल बोट की विड्थ की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो हर रिस्पेक्ट में मॉडल के साथ ये 1:4 का रेशियो होगा। सो कह सकते हैं कि 4x की वैल्यू हो गई, क्योंकि रियल बोट की वैल्यू है 4x की वैल्यू होगी 60, सो x की वैल्यू होगी 60/4 15 सेंटीमीटर, यानी मॉडल में उसकी वैल्यू क्या होगी 15 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3। 18 का ए का 3 हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18B। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखते हैं कौन सी वैल्यू राइट होती है। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, ना। दे आर डायलेटेड बाय द स्केल फैक्टर, नो। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, नहीं। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, हाँ ये ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। सी, अब 18 का सी, तो आपका बी का वैल्यू हो गया 4, सी की वैल्यू क्या होगी। इफ टू सिमिलर ट्राइंगल स्केल हैव फैक्टर A:B, यानी दो ट्राइंगल के बीच में रेशियो क्या है A:B, यानी कह सकते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल मान लेते हैं, ऐसी और एक ऐसी है, दोनों के बीच के रेशियो के वैल्यू क्या है A:B। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, नो, पेरीमीटर की वैल्यू भी सेम होगी। एल्टीट्यूड की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू और इसकी हाइट की वैल्यू क्या होगी, अगर H1 है या H2 तो वैल्यू क्या होगी सेम रेशियो, क्योंकि सिमिलैरिटी का रूल है कि एल्टीट्यूड सेम होगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, सही का ऑप्शन नंबर 2। 18D क्वेश्चन में कहा गया है, अब गिवन देख लें, द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, यानी किसी स्टिक की अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग स्टिक है तो उसकी शैडो 2 मीटर की है। तो बताओ अगर एक पेड़ है जो कि 12.5 मीटर लंबा है, उसका शैडो क्या होगा। स्टिक है 5 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर शैडो, एक पेड़ है 12.5 मीटर हाइट, इसकी शैडो की वैल्यू मुझे चाहिए, सपोज x है। सो सन का एंगल सेम ही होगा, सो यहाँ पे लिख सकते हैं
सर अगर सेमी वैल्यू पे एलिवेट हो रहा होगा तो इस पर थीटा के वैल्यू, इस पर थीटा के वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और ये ग्राउंड से सेम लेवल पे होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इन दैट ट्रायंगल tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। असन का एलिवेशन तो सेम ही होना चाहिए, सो tan थीटा दोनों आपस में वैल्यू सेम होंगी। इज इक्वल्स टू 5/2, 5x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12.5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5/5, 2 इंटू 12.5/10। इसमें गैप कर दिया गया, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो पेड़ की छाया होगी आपकी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 4, सो डी का आंसर हो गया आपका 4 मीटर। अब करने वाले हैं 18 का ई सम्स। देखिए आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे जो कि 3D डायग्राम में दिया गया है। अगर मैं इससे अपने काम की वस्तुएं निकालूं तो आपको क्या दिखेगा, सारी साइडें 12 मीटर की हैं, और इसमें कहा गया है जो बीम है जो मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि इसको हाफ में डिवाइड किया गया 6 एंड 6 मिड पॉइंट पे। हमसे कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ, ये है ई एफ टी। मैं इसको 3D इमेज को जस्ट 2D का एक हिस्सा ले रहा हूँ, वहाँ से आप देख पा रहे होंगे। हमसे पूछा गया ए एफ, ये भी 6 में डिवाइड किया गया। अगर यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाया जाए कि जो कोई भी लाइन अगर इसे मिड पॉइंट से काट रहा है तो सीधी सी बात है उसके पैरेलल होगी, और उसको सेम रेशियो में काटेंगे जो बाकी साइड कट रहे हैं। सो इस जगह से मैं इसका वैल्यू अगर निकालने जाऊँ, अगर ये मिड पॉइंट पे काट रहा है तो सीधी सी बात है कि इसके रेशियो क्या होगा 1:2, तो ये लेंथ इस लेंथ की हाफ होगी। तो यहाँ से मैं निकाल पाऊँगा ई एफ। तो ई एफ की वैल्यू होगी आपकी 6 मीटर, 12/2, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा 6 मीटर। रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया क्या 3, 18E3। चलिए अब हम लोग आ गए हैं केस 3, क्वेश्चन नंबर 19 के ए के पास। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंटेड बाय x² - 2x - 8 देन फाइंड आउट द जीरोज। देखिए हमें गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में हमें एक इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8, इसके जीरोज निकालने हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन कब जीरो वैल्यू में देगी। अब इसे मिडिल टर्म में सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसे सॉल्व करें 2x - 4, x - 4 कॉमन निकल जाने के बाद x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई कभी ज़ीरो नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं आइदर ये वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर और x + 2 इक्वल्स टू 0 - 2, हेंस वैल्यू ऑफ x विल बी 4 और -2। So zeros of the equation 4 and -2. The option will be A का 2, 19B। The highway overpass represented graphically। हमें हाईवे ओवरपास के दो हमें क्या ग्राफ में दिख रहा है इस तरह से, ये एक एक्सिस है, ये वर्टेक्स है। हमें कहा गया क्या कि अगर इसके इक्वेशन निकाले गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x के दो वैल्यू निकाले, तो वो दो वैल्यू इसको किस लाइन पे काटेंगे, किस एक्सिस पे काटेंगे। तो जब वो x की वैल्यू थी, एक वैल्यू क्या थी 4 थी और एक वैल्यू -2 थी, तो एक वैल्यू इधर काटेगी एक वैल्यू इधर काटेगी, तो सीधी सी बात हो गया वो मेरा क्या होगा x एक्सिस। सो ऑप्शन इसका होगा B1, 19B का 1।
क्वेश्चन में कहा गया है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज द डैश। इसमें जो हमें पॉलिनोमियल दिखाया गया तो वो वैल्यू क्या थी, वो इक्वेशन किसकी थी। तो सीधी सी बात है, मैं पहले की डायग्राम में दे दिया गया कि पैराबोला का डायग्राम है और ये इक्वेशन तब पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का ऑप्शन 3 पैराबोला। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है 1006, यानी गिवन में लिखेंगे 10 हमने क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़ा है कि दो वैल्यूज़ होती है एक्स की, एक वैल्यू को अल्फ़ा माना जाता है, एक को बीटा, हम इसे अल्फ़ा मान रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी गई है 6, सम ऑफ ज़ीरोज़ इट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 6, नो 0, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 0। हमसे पूछा गया है कि बताओ वो इक्वेशन क्या था, या फिर ऑप्शन में से टेस्ट करके बताने के किसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा की वैल्यू 6 पता है, सो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -6। हमने इक्वेशन पढ़ा है और इक्वेशन हमें पता भी है, इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आती है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6 इंटू -6 x² माइनस 0 माइनस 36 वैल्यू होगी x² माइनस 36। सो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर 2 x² माइनस 36। ई नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दैट एफ डैश, यानी इसके अंदर कितने जीरोज निकलेंगे। इनफैक्ट कहने के मतलब है कि इसके अंदर एक्स की कितनी सारी वैल्यूज निकलेंगे। देखते हैं क्या दिया गया, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। इसे अगर सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है 2ab प्लस बी स्क्वायर x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4 x² माइनस 4x प्लस 8। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसे देख के कर सकते हैं कि x की पावर 2 है तो सर 2 वैल्यूज़ निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, परंतु देख तो लें कि वो सच में लाइज भी करते हैं या नहीं। सो नेचर के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वेट करने पे b की वैल्यू क्या आएगी -4² माइनस 4ac। ये वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाली है ax² प्लस bx प्लस c से 16 माइनस 32 माइनस 16। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। सो रूट का नेचर क्या हो जाएगा, सो इट हैव नन रियल रूट्स, या जिसे कहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स, यानी इसके कोई वैल्यू ही नहीं निकल सकते। सो इसका आंसर क्या होगा, इसके कितने जीरोज होंगे, एक्स के कितनी वैल्यू होंगी सर नन, एक भी वैल्यू इसकी नहीं निकलने वाली क्योंकि सब इमेजिनरी है। ऑप्शन नंबर 3 केस 4। देखिए आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या कहा गया है 100 मीटर रेस, अ स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टूक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। हमें एक डेटा दे दिया गया, तो जैसा कि पहले ही बताया गया आपको क्वेश्चन पढ़ लेने उसके बाद डायग्राम हो या डेटा उस पर ध्यान देना है। तो देखिए मुझे एक डेटा दे दिया गया है नीचे और कहा गया इसका मीन टाइम निकालने के लिए। तो मीन टाइम यानी इस डेटा का मुझे मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है क्लास मार्क। बहुत जगह पे इसे मिडिल वैल्यू भी कही जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। सो इसकी वैल्यू 10, 20, 40, 60 बाई 2, 30, 40, 60 बाई 2, 50,
70, 80, 100, 180/2, 90। अब हम लोग क्या करते हैं, FI XI मल्टीप्लाई कर देंगे 80, 300, 650, 420, 270। अगर इसका सम निकालें हम तो इसका सम आएगा जब तक मैं इसका सम और इस FI का सम निकाल लेता हूँ, FI XI और FI। चलिए देखिए FI XI की वैल्यू आ गई है। अब मीन लिखते हैं, समीशन ऑफ FI XI बाई FI 1720/40, 43। सो इसका मीन की वैल्यू क्या आ गई, 43। ए ऑप्शन नंबर 3। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसे कहा जाता है, मोड किसे कहा जाता है, जो संख्या या कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है हमारी 30। सो इसका अपर लिमिट क्या हो गया 60। सो ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 60 इसका वैल्यू होगा। ये छोटे छोटे सम क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। सी में क्वेश्चन कहा गया 20C में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द। अगर मैं इसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पे बनाऊँ तो वो किसके लिए उपयोगी होती है, वो होती है मीडियन के लिए। तो इसका आंसर होगा सी का 2, मीडियन। मीडियन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, यानी मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, मीडियन के लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा कि मैं मीडियन लाइज किस में करता है। इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 10 + 8 18, 18 + 13 31। मैं इसका टेबल बना लेता हूँ जब तक। 40, टोटल 40 अच्छे। सो इसका मिडिल वैल्यू क्या हो गया 20 एंड 21। कैसे निकला मिडिल वैल्यू देखते हैं। मीडियन n/2 th plus n/2 + 1 th term by 2, 40/2 th, 40/2 + 1 th by 2, 20 term, 20 + 1 21st term by 2। देखते हैं 20 और 21 कितने नंबर पे लाइज कर रहे हैं। 18 नंबर खत्म, इस पे लाइज कर रहे हैं वैल्यू, क्योंकि 18 के बाद 19 to 31 इस पे लाइज कर रही है। तो 20 और 21 दोनों इसमें आ रहा है। तो मेरा मीडियन का लोअर लिमिट क्या हो गया, अब मीडियन 40। और हमें क्या कहा गया सवाल में, सम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 40 मिल चुका है, मोड हमको पता यही था, इसका भी लोअर लिमिट क्या 40। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 40 + 40 80। सो डी आंसर नंबर 3। 20 के ई नंबर सम्स में देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के अंदर कितने लोगों ने रेस कंप्लीट किया। तो देखो ये क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो लेस देन 60 का क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते कितना हुआ 31। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 31, ऑप्शन नंबर 3। और आपका ये केस भी ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या किया, हमने आज के वीडियो में जो रिमेनिंग सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे वो किए हैं, और उसके बाद हमने सेक्शन 2 को पकड़ा और सारे क्वेश्चन, सारे केसेस को हमने पूरा कंप्लीट किया है। और हमने कहते बहुत अच्छी लगती है बात ये कि हम लोगों ने पार्ट 1 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। सो इसके सीरीज़ को मैं आगे भी बढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं पार्ट 2 को भी पूरी तरह कंप्लीट करूँगा। सो आगे हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन दबाने को ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी कोशिशें आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबा दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।